नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है वैसे वैसे अब लोगों ने भी घर के बाहर निकलना शुरू कर दिया है। मार्केट्स, टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन क्या लोगों का ये रवैया ठीक है या फिर इससे कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? और इस वक्त किस तरह की सावधानियां बरतना हमारे लिए जरूरी है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल पर। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से लोग लंबे समय से घरों में थे और अब जब मामले कम हुए हैं तो लोग बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों की ये भी सोच है कि इससे पहले कि तीसरी लहर आए और एक बार फिर से घर में रहना पड़े, उससे पहले ही घूम फिर लेना चाहिए। इस तरह की सोच क्या हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है? हाँ, मतलब ये तो नज़र आ ही रहा है कि लोगों को लग रहा है कि दूसरी लहर ख़त्म हो गई है और तीसरी लहर तक पहुंचने से पहले जो घर में बंद हैं सब निकल जाएं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अभी दूसरी लहर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। जहाँ बड़े बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, आप लोगों ने अभी ICMR का सीरो सर्वे देखा है, बहुत हाई लोगों का इन्फेक्शन लेवल पहुँच चुका है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में कई जगहें हैं और ICMR का सीरो सर्वे दिखाता है कि 1/3 जनता तो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुई है। तो सावधानी बरतना और घर के बाहर निकलना, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं हो सकते साथ साथ। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, अब रिस्क कम है, देश खुलना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन लोग जो सावधानी बरतना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, एक मास्क तो पहना जा सकता है जब आप कई लोगों के बीच में हो, इंडोर क्लोज्ड स्पेसेस को क्राउडिंग अवॉइड की जा सकती है, इतनी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती किसी बंद जगह के अंदर। तो मेरे ख्याल से अभी हमें थोड़ा अपने निजी तरीके से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जो मास्क है या दूसरी सावधानियां हैं ये कब तक बरतनी पड़ेंगी? क्या अभी वैज्ञानिक तौर पर इसको लेकर कुछ कहा जा सकता है? देखिए, ये महामारी है, ये एक झटके में तो ख़त्म हो नहीं जाएगी। ये सर्कुलेट तब तक होता रहेगा जब तक हम इसको जो हम कहते हैं एंडेमिक हो जाना, मतलब कि लो लेवल पे बीच बीच में आउटब्रेक होते रहना, तब तक हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं? जी नहीं। क्या हम सतर्कता रखते हुए ये कर सकते हैं कि सब कुछ चलते रहें, ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, लेकिन इतने केसेस ना बढ़े कि जैसे हमने दूसरी लहर में देखा था दिल्ली में और बाकी शहरों में कि बुरा हाल हो गया था हमारे हेल्थ सिस्टम का, ऐसा ना हो। इसको रोकने के लिए हम सतर्कता रख सकते हैं और हमारे निजी तौर पे 3 ही चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। एक, रीजनेबल इस्तेमाल मास्क का। कभी कभी मुझे नज़र आता है कि लोग 2-2, 3-3 मास्क बिल्कुल खुले में डाले बैठे हुए हैं, वो भी बहुत ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नज़र आता है कि बिल्कुल भीड़ वाली इंडोर जगह पे लोग मास्क का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, वो भी ठीक नहीं है। नंबर 2, वैक्सीनेशन। देखिए, पूरे दुनिया से नज़र आ रहा है कि वैक्सीनेशन से सिवियर डिजीज़ कम हो जाता है। हमें जो डर है सिर्फ कोरोना होने का नहीं है, हमें डर है सिवियर कोरोना होके हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम टूट जाने का। तो जितनी वैक्सीनेशन बढ़ती रहेगी उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये तय है कि तीसरी लहर आएगी ही या फिर इस बात की भी संभावना हो सकती है कि अब कोई और लहर ना आए? देखिए, अगर हम दिल्ली को देखें तो ये दिल्ली की चौथी लहर थी। हमारी पहली लहर थी पहले जून में, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लहरें नहीं आएंगी, लहरें तो आएंगी ही आएंगी, सवाल उसका नहीं है। हम देश के तौर पे देखते हैं तो हाँ, दूसरी लहर थी, सिटीज़ में अलग अलग नंबर्स हैं। लहर आना या ना आना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि लहर आएगी तो कितनी सीवियर आएगी, कितने लोग बीमार पड़ेंगे, कितने लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हेल्थ केयर की। केसेस तो आने ही आने हैं। जब इम्यूनिटी डाउन होगी
जब नए वेरिएंट आएंगे वायरस भी इवॉल्व करेगा। आप दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं कि इन्फेक्शन बीच बीच में आते रहते हैं। पुराने जो पेंडेमिक हुए उनको देखें तो भी आते हैं। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन अच्छी रहेगी, हम सब की तरफ से प्रयास रहेगा कि कम से कम ट्रांसमिशन हो, तो मैनेजेबल छोटी लहर होगी, बड़ी लहर नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, हम लोग ये देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ देशों में, जैसे हम अगर यूके की बात करें, तो एक बार फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर कोई लहर जैसे आती है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ लोग जैसे अगर पालन नहीं कर रहे हैं तमाम सावधानियों का, उसकी वजह से होती है, या फिर सिर्फ वेरिएंट की वजह से होती है डॉक्टर साहब ये? देखिए, सबसे बड़ी मेरे नज़र से जो फ़र्क पड़ा वो वेरिएंट का पड़ा। हिंदुस्तान की सीरो पॉजिटिविटी अराउंड 28-30%, मतलब काफ़ी लोग बचे हुए थे इन्फेक्ट होने के लिए। लेकिन बड़े बड़े सिटीज़ में इतने लोग इन्फेक्ट हो चुके थे कि वेव धीरे आनी चाहिए थी, इतनी बड़ी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिशन बाकी वेरिएंट से कहीं ज़्यादा है और इसकी रीइन्फेक्शन करने की भी कैपेसिटी है। मतलब जो आदमी एक बार इन्फेक्ट हो चुका वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो जाएगा और चाहे उसे सिवियर डिजीज ना हो, वो आगे ट्रांसमिट कर सकता है। तो इन्फेक्शन तेज होना, रीइन्फेक्शन होना, इन दोनों को मिलाकर जो लहर आई वो जितनी तेज पहले के जैसे अगर हमारे वेरिएंट होते उनके साथ आती, उससे कहीं ज़्यादा तेज आई। लेकिन हमारा भी हाथ उतना ही था, ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप जानते हैं। तो अगर हम लोग अपनी तरफ से थोड़े ऐसे कम काम करते जिससे ट्रांसमिशन बढ़ जाता तो इससे फ़र्क पड़ता, और अगर वैक्सीनेशन की रेट ज़्यादा होती उससे भी फ़र्क पड़ता। लेकिन देखिए, अब ये तो कई चीज़ें सीखनी होती हैं पुरानी गलतियों से। तो अब वैक्सीनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। आपने देखा कि अभी कई यात्रा कैंसिल की गई, उत्तराखंड ने कैंसिल की, यूपी ने की। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो और जो पब्लिक के लिए हानिकारक हो सकती हो उनको कैंसिल कर देना चाहिए, जैसे कि इस बार किया गया। जी डॉक्टर साहब, जब किसी वायरस में म्यूटेशन होता है तो क्या ये तय होता है कि इसके बाद उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी या फिर ये वायरस और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा? देखिए, वायरस तो बदलते ही रहेंगे। ये एक आरएनए वायरस है। जब एक वायरस अपनी कॉपी बनाता है तो उसमें कुछ हद तक बदलाव आता ही आता है। कुछ बदलाव वायरस के लिए अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव वायरस के लिए खराब होते हैं। जो बदलाव वायरस के लिए अच्छा होता है वो अगर और लोगों में पहुंच जाए तो धीरे धीरे उसके बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है और फिर आउटब्रेक हो जाता है और वायरस बदलता ही रहेगा। और वायरस दो चीज़ें ढूंढता है जो बदलाव उसके लिए अच्छे रहते हैं। एक, जिससे उसकी ट्रांसमिशन बढ़ जाए। दूसरा, जिससे वो जिन लोगों को पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं दोबारा उनको इन्फेक्ट कर पाए। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो वायरस की बढ़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं और वायरस में म्यूटेशन आएंगे जिससे ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन कभी ना कभी ये चीज़ें अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी, उसके बाद वायरस और ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ज़्यादातर जब वायरस इस तरह की चीज़ें म्यूटेशन होती हैं तो वायरस कम सीवियर हो जाता है, लेकिन ये कोई गारंटी के साथ नहीं आता, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो होना चाहिए स्टैटिस्टिकली और जो होता है उसमें कभी कभी फ़र्क आ जाता है। तो हमें होप करना चाहिए कि अब वायरस इससे और ज़्यादा ट्रांसमिसिबल ना हो, लेकिन प्रिपरेशन अपने पूरी रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी ICMR के सीरो सर्वे का जिक्र किया। इस सर्वे में 67.6% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब अगर कोई लहर आएगी तो ये लोग सुरक्षित रहेंगे? देखिए, जब हम एंटीबॉडी नापते हैं तो उसकी दो अलग वजह होती हैं। एक, हम नापते हैं सीरो सर्वेज में जानने के लिए कि डिजीज़ कितना फैल चुका है। ICMR का सीरो सर्वे दिखा रहा है कि 2/3 जनता को एंटीबॉडीज आ चुके हैं और ICMR के सीरो सर्वे में बड़ी बड़ी सिटीज़ कम कवर्ड है। हमारा जो CSIR का सीरो सर्वे है वो दिखा रहा है कि जैसे दिल्ली में जो CSIR का कोहॉर्ट है उसमें 80%, 85% लगभग लोगों के एंटीबॉडी आ चुकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों को दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता।
कई जगह देखा गया है कि री-इन्फेक्शन भी होता है, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसका मतलब है कि इन लोगों को कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, उन्हें दूसरी बार सीवियर इन्फेक्शन होना बहुत कम होता है। तो अगर हम इसका अंदाज़ लगाएँ, तो ये कह सकते हैं कि जब तक ये इम्यूनिटी बरकरार है, तब तक सीवियर इन्फेक्शंस अगले वेव्स में कम होने चाहिए। ओवरऑल इन्फेक्शंस भी कम होने चाहिए। लेकिन ये कई बार हम देख चुके हैं अब कि जब वायरस बदलता है, तो जो इम्यूनिटी बनी हुई होती है, वो गिर सकती है। तो इसलिए तैयार हमें दोनों चीज़ों के लिए रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट था उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक उस तरह का संक्रमण देखने में नहीं आया जैसा कि लोगों में डर था। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि खतरा टल गया है, खासकर डेल्टा प्लस की अगर बात करें तो? देखिए ना, ये डेल्टा प्लस की कहानी है, बड़े गलत तरीके से समझी गई है। डेल्टा प्लस का ये मतलब नहीं है डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक प्लस। डेल्टा प्लस का केवल इतना मतलब है कि डेल्टा में और नए म्यूटेशन आ गए। जो नए म्यूटेशन आते हैं, वो उसको और तगड़ा कर सकते हैं, कमज़ोर भी कर सकते हैं, कह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि डेल्टा से शुरुआत है, तो वो ऑटोमेटिकली, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC बोलते हैं, तो VOC रहते हैं। तो अभी जैसे डेल्टा प्लस में AY.1, AY.2, AY.3 हैं, तो AY.1 और AY.2 तो चढ़े और उतर भी गए। दुनिया में, चाहे आप अमेरिका में देखिए, चाहे हिंदुस्तान में देखिए, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। AY.3 लेटेस्ट है। ये अमेरिका में थोड़ा सा बढ़ा है कुछ स्टेट्स में, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं बढ़ रहा। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो अभी तक डेल्टा में जो नए म्यूटेशन आए हैं, उसकी वजह से डेल्टा ज़्यादा खतरनाक हो गया हो। ऐसा बिल्कुल अभी तक नहीं देखा गया है। तो ये अभी साइंटिस्ट का काम है कि देखते रहना कि नए म्यूटेशन से क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो हाइप मच गया है कि डेल्टा प्लस से बहुत कुछ हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, डेल्टा प्लस से इम्यूनिटी पिछले डेल्टा के इन्फेक्शन से थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये वही वायरस है। तो हिंदुस्तान में तो डेल्टा प्लस का पैर जमा पाना थोड़ा मुश्किल है, कम से कम अभी के लिए। कई महीनों बाद अगर इम्यूनिटी बदलती है तो ये पैर जमा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल मुझे इसमें अभी इस वक्त कोई डेल्टा प्लस का ज़्यादा खतरा नहीं नजर आ रहा। जी रसो, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो तीसरी लहर अगर आएगी तो उसके पीछे डेल्टा प्लस तो वजह नहीं होगा? बिल्कुल, इस वक्त देश में कोई भी आउटब्रेक डेल्टा प्लस की वजह से नहीं है, डेल्टा की वजह से है। डेल्टा प्लस का ऑनगोइंग आउटब्रेक में बहुत कम हाथ है, बहुत कम केस है, बहुत कम हाथ है, मतलब ना के बराबर। जी डॉक्टर साहब, अब डेल्टा प्लस के बाद अब कप्पा वेरिएंट भी सामने आया है, कुछ जगहों पर इसके मामले मिले हैं। इसके अलावा अब लैम्डा वेरिएंट है, जो कि हालांकि विदेशों में इसके मामले मिले हैं। क्या इन वेरिएंट से हम लोगों को खतरा है? देखिए, ये फिर से जैसे उत्तर प्रदेश में बोला गया कि कापा वेरिएंट नया आ गया, तो ये दिखाता है कि अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन सा वेरिएंट कौन सा है। कापा वेरिएंट डेल्टा से पहले आया था महाराष्ट्र में। कापा नया है ही नहीं, कापा तो आ चुका और जा चुका, मतलब अच्छा। काफी हद तक खत्म हो चुका डेल्टा के सामने। कापा कभी नया था ही नहीं, ये कंप्लीटली गलत रिपोर्ट निकली थी। जी लैम्डा हाँ, लैम्डा साउथ अमेरिका में, पेरू में, उसके आसपास के देशों में पाया गया। लैम्डा हिंदुस्तान के लिए नया होगा, तो इसको देखना ज़रूरी था। अभी तक लैम्डा आया नहीं, और यूके जहाँ पे काफ़ी सीक्वेंसिंग हो रही है और लैम्डा पहुँच चुका है, अभी तक लैम्डा के केसेस बहुत कम हैं, सिर्फ 8, और सारे के सारे उन लोगों में हैं जो ट्रैवलर थे। मतलब लैम्डा फैल नहीं पाया है अभी तक यूके में, जहाँ पे डेल्टा भी है। बाकी वक्त बताएगा, लेकिन देखते रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ सरल शब्दों में आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं किसी वेरिएंट की, तो उससे क्या पता चलता है? क्या ये पता चल सकता है कि कितना इन्फेक्शियस होगा और कितना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है? ये चीज़ें क्या उससे पता चल पाती हैं? देखिए, वेरिएंट हम पता लगाते हैं जीनोम के सीक्वेंसिंग से। जीनोम के सीक्वेंसिंग से हम ये बता पाते हैं कि वायरस में कौन कौन से म्यूटेशन हो गए। कुछ म्यूटेशन हमें पता होता है कि इस म्यूटेशन से क्या होता है। तो अगर उस म्यूटेशन से वायरस की इन्फेक्शन बढ़ जाती है या इम्यून एस्केप बढ़ जाता है, तो हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि
कि ये वेरिएंट देखने के लायक है, और फिर उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन होती है, मतलब कि देखा जाता है कि वायरस की क्षमता के साथ साथ क्या असल में कुछ ज़मीन पे भी हो रहा है, क्योंकि प्रिडिक्शन कभी गलत होते हैं, कभी सही होते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन में अगर नज़र आता है कि जहाँ पे ये वेरिएशन आया वहाँ पे आउटब्रेक बढ़ रहा है और इस वेरिएंट के नंबर बढ़ रहे हैं। अगर वेरिएंट के आंकड़े नहीं बढ़ रहे होंगे तो वायरस का वेरिएंट उस आउटब्रेक को नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 0.5% पे हो और आप एक बहुत बड़ा आउटब्रेक क्रिएट कर रहे हो। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए, जिसको कोरिलेशन बोलते हैं, हम हिसाब लगाते हैं कि क्या ये सच में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। इसी तरह सबसे पहले B.1.617 पाया गया, उसी के अंदर कापा और डेल्टा निकाले गए, उसी के कोरिलेशन से बताया गया कि दोनों ही आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, और लेकिन इसमें से डेल्टा ज़्यादा तेज़ निकला। इस चीज़ में वक्त लगता है, और कभी भी कहीं भी आप दुनिया में देखेंगे हमेशा 2-3 महीने लग जाते हैं ये करने में। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम वक्त में करें। जी डॉक्टर साहब, हाँ, अभी रिसेंटली एक मामला असम में देखने में आया है जहां पर एक ही वक्त में एक महिला में 2 वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। ये जो संक्रमण है डॉक्टर साहब, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है और ये क्या ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जी, इस वक्त मैं दोबारा से यही कहूँगा, दुनिया में सबसे तेज़ फैलने वाला सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा है। हिंदुस्तान में डेल्टा ही डेल्टा है। हमें और बहुत वेरिएंट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है मीडिया का हाइप हो रहा है कि मतलब क्योंकि इस बारे में लोग बात करना चाहते हैं। डेल्टा की वेव पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। डेल्टा से खतरनाक वेरिएंट नहीं है इस वक्त मेरे हिसाब से। डेल्टा ही डेल्टा हिंदुस्तान में है। अभी हम उसकी चिंता करें, बाकी वेरिएंट्स जैसे जैसे आएंगे तब तक दिखते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, और हमारा जो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो गलत बातें जो या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको भी लोगों के सामने ले जा करके ठीक तरह से पेश करें। डॉक्टर साहब, तो अभी तक जो आपने बातें बताई उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आगे जितने भी वेरिएंट आए, अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या वैक्सीन या मास्क, इन सब चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लहरें हम लोग को देखने को मिलेंगी। देखिए, वैक्सीनेशन का डेटा दिखा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, सिवियर डिजीज हर वेरिएंट के लिए कम हो रहा है। इन्फेक्शन के रेट फर्क है, तो डेल्टा वैक्सीन को ज़्यादा आराम से तोड़ता है अल्फा के तुलना में। लेकिन जहाँ तक सिवियर डिजीज रोकने की क्षमता है, जितने वैक्सीन्स इस वक्त हैं, मैं अभी चाइनीज़ वैक्सीन्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि इंडोनेशिया में देखा जा रहा है कि वो शायद नहीं काम कर पा रही ढंग से, लेकिन हिंदुस्तान की दोनों वैक्सीन्स, अमेरिका यूके में जो वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, वो सब सिवियर डिजीज को रोकने में 85, 90, 95 इस तरह के प्रतिशत एक्टिविटी रख पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए ये समय निकालने के लिए और इतनी उपयोगी यूज़फुल जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।